Hello dear students, how are you? Fine, great. I am Sajan Bharadwaj and today I am going to take the last lecture of this lesson. However, I have already finished the lesson, but some student requested me that sir, there must be a video on the numerical problems, and I think you know very well numericals are very important. Every time they are asked in the exam, आपके पास दो चैप्टर मेन है, वन इज ऑफ लाइट एंड अनदर इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां से मेनली न्यूमेरिकल एवरी टाइम एग्जाम में आते ही आते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ओनली. एंड अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड आई प्रॉमिस यू आपका न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाएगा. I have tried my best to take the various type of numerical problems. छोटी प्रॉब्लम भी ली है. एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी सर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा करके रखना, तो वो भी कोशिश की है. बट उस सारे से पहले एक बार जो फॉर्मूले इस चैप्टर में आने वाले हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए काम आएंगे, आई हैव रिटन देम ऑल इन एडवांस. तो एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. थैंक यू. और उसके बाद इनको नोट डाउन करके फिर इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करें. एंड अगेन आई प्रॉमिस यू कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप आज के वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे और ध्यान से देख लेंगे. रिगार्डिंग योर कमेंट्स मस्ट बी वेटिंग, दे आर ऑलवेज वंडरफुल. आज उस पर बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ पहले ही मुझे लग रहा है लंबी हो जाएगी. अगले वीडियो में हम आपके कमेंट्स के बारे में डिटेल बात करेंगे. टिल देन प्लीज वेट. ठीक है. आज मैं कुछ पेपर अपने साथ रखने वाला हूं क्योंकि उनमें मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई हैं और उसी के बेस पर मैं आपसे बात करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी न्यूमेरिकल हम लेते हैं एक. आई होप आपने ये फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे. ठीक है. फर्स्ट न्यूमेरिकल, it is a numerical how much work is done in moving 2 coulomb of charge across 2 points having potential difference 12 volt. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमने वर्क फाइंड करना है. we have to find the work. इस पर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए. क्या गिवन है आपको? 2 coulomb of charge. चार्ज हमें गिवन है that is equal to 2 coulomb. ऐसे लिखते जाइए स्टेप वाइज. एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट. अब यहां से फार्मूला पिक करिए, दिस वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको आप सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं. दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. राइट बेटा. फॉर्मूला देखो ये रहा, वर्क डन अपॉन चार्ज. और इसका आंसर किस में आने वाला है? वोल्ट में आने वाला है. वोल्ट मैंने पहले लिख दिया है. ये फॉर्मूले मैंने 3 तरह से लिखे हैं. सबसे पहले फिजिकल यूनिट का नाम है, उसके बाद उसका फार्मूला है और उसके बाद उसकी यूनिट भी साथ में मेंशन कर दी. करंट के केस में देखिएगा आप यहां सी पर सेकंड भी लिखा है, कूलम पर सेकंड. ओरिजिनली तो ऐसा यूनिट यही होनी चाहिए थी, लेकिन इस रेस्पेक्ट ऑफ मिस्टर एंड्रे मैरी एम्पियर यूनिट हम क्या रख करके चलते हैं? एम्पियर. तो ये सभी चीजें मार्क करने की कोशिश की गई है. ठीक है. रेजिस्टेंस की यूनिट ये रेजिस्टेंस है, ये इसकी यूनिट ओम आ जाएगी, आप सभी बच्चे जानते हैं. तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले हैं. ठीक है. इनको प्लीज एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अब आप यहां वैल्यू पुट करिए. वर्क अपने को फाइंड करना है, यानी ये क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है. तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज दैट इज इक्वल टू वर्क, ये वर्क के बराबर आ जाएगा. और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास? 12. चार्ज कितना है? 2, दैट इज 24. और वर्क यूनिट क्या आएगी आपके पास? जूल. सो आंसर इज 24 जूल. है ना फन? इट्स सो इजी. बस थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़ा सा फार्मूला लर्न करना है. न्यूमेरिकल में केवल 2 बातें ध्यान करनी है, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड. एक बात ये स्टेटमेंट में मिलेगा. यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला. ठीक से फार्मूला यूज करिए और उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्लीज जरूर ध्यान करिए. और लास्ट में अगर आपने प्रॉपर यूनिट मेंशन नहीं की है तो भी मार्क्स कट जाएंगे. तो इतना ध्यान करेंगे. ठीक है.
तो इट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड आई थिंक इट्स इजी। सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। Second problem I have taken a net charge of 4 coulomb flows through a circuit in 5 seconds. एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे जनरली बना दिया। यहां जो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज को मैं ऐसे लिखूंगा, चार्ज CHRG चार्ज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 कूलम्ब। और अब की बार अपने को जो टाइम लगा है वो टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड, ठीक है। यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, टाइम कुछ मेंशन किया गया है 5 सेकेंड। अब आप बच्चों ने बताना है कि करंट कितना है, हाउ मच करंट। अब बेटा करंट फाइंड करना है तो करंट का फॉर्मूला लेंगे। देखिए ये रहा हमारे पास करंट का फॉर्मूला, दिस वन, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो लिखो यहां पर चार्ज अपॉन टाइम, आई थिंक यू कैन राइट इट इजीली, लिख सकते हैं ना। चार्ज कितना है 4 कूलम्ब और टाइम कितना हमारे पास 5 सेकेंड, तो दैट इज 4/5। अब यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी जिन बच्चों का मैथ्स वीक है कि 4 को 5 से कैसे डिवाइड करें। सिंपली डिवीजन आप इस तरह से करेंगे, 4 5, ये इनकम्प्लीट 0 ले आएंगे और 4 5 8 40, तो इसका मतलब हुआ 0.8। क्या निकाला बेटा आपने? करंट। करंट की यूनिट क्या आ जाएगी? एम्पियर। इजी, गुड, ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आप लोग बड़ी बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। एक बार मैंने असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन दिया था कि एक ऑब्जेक्ट ए है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? किसके पास चले गए हैं? बी के पास चले गए हैं। ये बी ऑब्जेक्ट हमारे पास, यहां पर चले गए 2 इलेक्ट्रॉन। और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाउ मच, क्वेश्चन इज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बी ऑन रबिंग टुगेदर। उनको रब किया गया है, जैसे चार्जिंग बाय फ्रैक्शन वाला टॉपिक है ये। व्हाट आर द चार्जेस ऑन ए एंड बी। अब ए और बी पर कितने चार्ज होंगे, इसके 2 आंसर पॉसिबल है। अगर हम ये माने कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 यूनिट नेगेटिव, यानी -1, ठीक है, तो यहां से 2 चले गए तो इसके 2 माइनस कम हो गए। देयरफॉर चार्ज ऑन ए दैट इज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 नेगेटिव तो उसका रिड्यूस हो गया। और अगर बी की बात करेंगे तो बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो देयरफॉर चार्ज ऑन बी दैट इज 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। एक आंसर तो ये बनता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए गिव द एग्जैक्ट आंसर, अब एग्जैक्ट आंसर में आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने यहां लिखा है, दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो जिसके ऊपर 2 यूनिट चार्ज की बात करें पॉजिटिव, तो आप क्या करेंगे बच्चे? मल्टीप्लाई इट 1.6 × 10⁻⁻19। नो नीड टू टच इट, जस्ट इसे मल्टीप्लाई करिए एंड इट विल गिव यू 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब की बार कूलम्ब लिखना है क्योंकि चार्ज की यूनिट आ गई, ठीक है। और क्या होगा इसके पास? पॉजिटिव चार्ज। जितना इसके पास पॉजिटिव है, इसके पड़ोसी के पास क्या हो जाएगा? ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पाया? दोबारा देखिए, अगर हम ए ऑब्जेक्ट की बात करें, ए और बी ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को रब किया गया है और रब करने पर ए से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के बी पर चले गए, ठीक है। इसका मतलब यह कि ए से 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज वहां ट्रांसफर हो गए, तो जनरल आंसर ये हो जाएगा कि बी पर ट्रांसफर हुआ है तो बी पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज लिख दिया हमने। अब अगर यहां नेगेटिव चार्ज आया तो यहां पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज हो उसे मल्टीप्लाई कर दो। एक इलेक्ट्रॉन पर है 1.6 × 10⁻⁻19, इसे मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 3.2 कूलम्ब में। यूनिट प्लीज जरूर मेंशन करिए। तो इसके पास लिखना आपने पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस का साइन लगाएंगे
और इसके साथ लिखेंगे तो इतना ही लिख करके माइनस नेगेटिव चार्ज लिख दीजिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन हमारे पास 0.5 एम्पियर करंट हैज बीन फ्लोइंग इन ए सर्किट फॉर 20 मिनट्स। 0.5 करंट यानी करंट दिया गया है 0.5 एम्पियर करंट, करंट की यूनिट एम्पियर होती है बेटा। हैज बीन फ्लोइंग इन ए सर्किट फॉर 20 मिनट, अब की बार टाइम आपको दिया गया है 20 मिनट और हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू अदर। अब सपोज करिए बेटे ये आपका चार्ज है, कंडक्टर है, तो इस ए से लेकर बी तक इतनी देर में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव पास्ड, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज की हेल्प से पता लगे। चार्ज कैसे पता लगे, सिंपल करंट का फॉर्मूला होता है। करंट का क्या फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यस और नो, दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फार्मूले में करंट की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 5, 0.5 है ये, तो इसे 5/10 कर दो, दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 20 मिनट्स है, डोंट फॉरगेट इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अब इस सारे को इधर ट्रांसफर कर दो, ये आपके पास चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज के लिए हमारे पास एक और बात का भी ध्यान करना है, चलिए पहले ट्रांसफर करते हैं 5/10 इंटू 20 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू चार्ज। अब हमारे पास जो टोटल चार्ज है ये कूलाम में आ गया, ठीक है, इसके साथ आप यहां सी लिख सकते हैं, ये कूलाम में। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वी कैन हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज हमारे पास एक्चुअल में जो होता है चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और e का मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपके पास टोटल चार्ज कितना है, इस टोटल चार्ज को आप यहां लिख दीजिए, तो यू कैन राइट इट 5/10 इंटू 20 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब इसको नंबर को आप ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में आ जाएगा, यहां साइड में लिख रहा हूं, तो n इज इक्वल टू 5/10 इंटू 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब 10 की पावर -19 है, ऊपर लेके जाने के प्लस में चला जाएगा, सो इट इज 5/10 इंटू 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय ये 1.6, इसको 16 लिख दीजिए, 10 ऊपर चला जाएगा और 10 की पावर 19 ऊपर चला जाएगा। इस सभी को आपने सोल्व करना है, ठीक है। यू सोल्व इट और सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आना है दैट इज 3.75 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन। टाइम बचाने के लिए मैंने कैलकुलेशन आप पर छोड़ दी, प्लीज डू इट, ठीक है। दोबारा सुनिए, हमारे पास ये करंट है, ये टाइम है और इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं अब की बार, तो हमने करंट, टाइम और चार्ज का रिलेशन लिखा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट के अमाउंट 0.5 है, 5/10 हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और ट्रांसफर कर दिया इसे। ट्रांसफर करने के बाद ये टोटल चार्ज आ गया। फिर मैंने एक छोटा सा फार्मूला और लगाया कि टोटल चार्ज, या मैंने टोटल वर्ड नहीं लिखा था, आप लिख सकते हैं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n लिख दिया, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये लिख दिया। अब ये इधर मल्टीप्लाइड है, ट्रांसफर करेंगे मैथ्स में आपको पता है डिवाइड में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू ये इधर डिवाइड में आ गया, 10 की पावर -19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1.6 है तो ये 10/16 बन जाएगा। इसे कैलकुलेट किया एंड द आंसर इज 3.75 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स, साथ में ए लिखा है, ए का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो यहां तक ये बहुत छोटे न्यूमेरिकल थे हमारे पास। एक और ट्राई करते हैं, ये आपकी बुक से न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है वैसे तो, लेकिन कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड किया है। आमतौर पर मैं एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं करता वीडियो में, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सोल्व्ड, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्या है, what is numerical? The statement is
A 4 ohm resistance wire is doubled on it. इसकी लैंग्वेज अलग तरह से भी मिल सकती है। एक हमारे पास वायर है ये, और इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। मान लो बच्चे 20 सेंटीमीटर का है। इसी वायर को क्या कर दिया गया, इसी वायर को फोल्ड कर दिया गया इसके ऊपर ही ऐसे, और इसकी लेंथ बना दी थी 10 सेंटीमीटर। डबल का मतलब कई बार बच्चे समझते हैं कि उसकी लेंथ आगे कर दी गई डबल। नो, डबल्ड ऑन इट, एक वायर के ऊपर ही वायर को फोल्ड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। अगर इसको हम माने सिंपल वायर, तो इसको फोल्ड कर दिया गया है, ऐसे बीच में से बेंड किया गया, और बेंड करके इसको इसके ऊपर ही फोल्ड कर दिया गया, लाइक दिस, रैप कर दिया गया, ऐसे डबल हो गया। अब देखो डबल हुआ तो इसकी थिकनेस बढ़ गई ना, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है, और लेंथ इसकी आधी हो गई है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहां पर हम मानेंगे ओरिजिनली लेट लेंथ इज इक्वल टू एल। अब यहां पर लेंथ कितनी बन जाएगी, दैट इज एल बाई 2। न्यू लेंथ दैट इज इक्वल टू एल बाई 2। लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज टेकन टू बी ए, और यहां पर नया एरिया बन जाएगा आपके पास, दैट इज 2a। इसका रेजिस्टेंस अपने को गिवन है, R मान लेते हैं, और उसकी वैल्यू दे रखी 4 ओम। इसका रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा, आप बच्चों को याद है, एक फॉर्मूला करवाया था हमने, R is directly proportional to L, R is inversely proportional to 1 by A, यानी दो फैक्टर आ गए। अब दो फैक्टर आ गए तो रेजिस्टेंस का फार्मूला ढूंढो, दिस इज द फार्मूला, है ना अपने पास पहले से, ये फार्मूला यहां अप्लाई कर दें। R, इस R को लिखता हूं, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। रो मीन्स रेजिस्टिविटी। बेटा अगर ये कॉपर का वायर है तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो एक बना अपने पास ये केस, ठीक। अब यहां पर अपने को 4 भी दे रखा है, चाहे तो हम 4 लिख सकते हैं, बाद में लिख लेंगे। तो यहां बन गया R डैश इज इक्वल टू, इसकी लेंथ रो ऐसे रह जाएगा, लेंथ L बाई 2 डिवाइडेड बाई 2a, इसके अपॉन में चाहे तो 1 कंसीडर कर लीजिए। सो R डैश आपके पास बन जाएगा रो इंटू L बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2a, और R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L ऊपर और नीचे आ जाएगा 4a। इट इज इक्वेशन नंबर 2, इट इज इक्वेशन नंबर 1। डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करने पर क्या करेंगे, ये R है आपके पास, R अपॉन R डैश लिख दो, दैट इज इक्वल टू रो, ये रो है हमारे पास, L बाई A डिवाइडेड बाई का साइन लिखिए, रो एस एच आएगा, और L अपॉन 4a, रो विल कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू L बाई A इंटू, ये आपके पास डिवाइड का साइन है, ये आगे पलटेंगे तो ये 4a डिवाइडेड बाई L, L विल कैंसिल, A विल कैंसिल, राइट स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ गया R अपॉन R डैश लिखना है ये, दैट इज इक्वल टू, यहां पर आंसर आ गया 4 अपॉन 1 लिखिए आप इसे, डू इट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे क्रॉस करेंगे क्योंकि अपने को R डैश की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहां कर दो एक बार थोड़ी सी जगह में, तो इसे क्रॉस करेंगे तो ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो R अपॉन 4 इज इक्वल टू R डैश अपॉन 1, जस्ट आई डिड क्रॉस, ठीक है। अब R की वैल्यू आपको गिवन थी 4 ओम, यहां रखिए 4 ओम डिवाइडेड बाई 4, दैट इज R डैश, ये कैंसिल हो गया, सो R डैश इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। थोड़ा सा टफ है ये उन बच्चों के लिए जो थोड़े से वीक है न्यूमेरिकल्स में, अदरवाइज इट इज इजी। फिगर देखिए दोबारा से, ये 20 सेंटीमीटर हमने एज्यूम किया है, गिवन नहीं है, कोई भी लेंथ है, इसलिए हमने लेंथ L ले लिया। समझाने के लिए इस लेंथ को कन्वर्ट कर दिया गया, ये मैंने एरो मार्क लगाया कि ये वाली लेंथ कन्वर्ट कर दी गई इस तरह। अगर ये 20 था तो ये 10 रह गया, लेकिन एरिया अगर ये था तो एरिया डबल हो गया, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो गई। तो सिंपल रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया हमने, ये सिंपल रेजिस्टेंस का फार्मूला है,
इसमें भी रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा है, लेकिन यहां देखो लेंथ L थी, यहां लेंथ L/2 है, यह एरिया A था तो यहां एरिया 2A है। ठीक है, इसको सोल्व किया थोड़ा सा, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद लास्ट में आंसर जो बचा वहां पर ये जो आपके पास रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू पुट कर दी, एंड नाउ यू हैव द न्यू आंसर R डैश मींस न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज based on Ohm's law, and Ohm's law you know very well, that is most popular formula of this chapter, V is equal to IR, याद है, where V is the potential difference, I is the current and R is the resistance of the conductor। definition याद होगी, potential difference applied at the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided temperature and other physical conditions remain the constant। but same formula हमारे पास एक और आप लोगों ने देखा आगे, if we have more than one resistance, and आप बच्चों को मैंने एक वीडियो दिया था, आपने बहुत पसंद किया इस वीडियो को। ठीक है, lot of wonderful comments are there, और वो था सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। कैसे समझें इस पर्टिकुलर थिंग को? से these are three resistances like this। मान लीजिए आपके पास 10 ओम है, सपोज करिए 20 ओम है, और ये हमारा 30 ओम है। दे आर कनेक्टेड, वन एमीटर इज अप्लाइड ओवर हियर, हियर इज ए की एंड हियर इज ए बैटरी। मैं यहां सीधा लिख देता हूं, ये 12 वोल्ट बैटरी, एंड द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। करंट ऐसे चल रहा है, राइट बेटा। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा इस सर्किट का? टोटल रेजिस्टेंस आएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्ट मैथमेटिकल एडिशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 प्लस 20 प्लस 30 दैट कम्स टू बी 60 ओम। अब बच्चों को बताया था टोटल रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, तो इंक्रीज हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। याद करो, करंट क्या बताया था सीरीज में? कांस्टेंट रहेगा सभी में या अलग अलग आएगा? करंट विल बी सेम, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बताया कि सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। अभी बाद में बताऊंगा, पहले एक बार इसका करंट निकाल लेते हैं। यूजिंग V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ यूज करेंगे। R का मतलब यहां पर रेजिस्टेंस है टोटल सीरीज का, तो V दैट इज 12 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू I अपने को फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दो, ये इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड होने के लिए, तो I इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 60, 1 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 0.2 एम्पियर। केवल इतना सा करंट आया भाई, बहुत थोड़ा रह गया। यही तो बात है, जब कभी भी हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अभी पैरेलल में भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये करंट आया, कई बार ये आता है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, उसका आंसर बन गया दिस मच। ठीक है, ये तीन रेजिस्टर्स हैं कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरी बात पैरेलल में ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको अभी। तो करंट आ गया सर्किट का 0.2 एम्पियर, इट इज मिनिमम करंट। अब यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा हो ऐसे, जिसकी रीडिंग सपोज करिए V1 आई, तो V1 अगर आपको निकालना है तो V1 हमारे पास हो जाएगा IR1। I आपका आया 2/10 और R1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई बेटा? दैट इज 10 ओम मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इट इज 2 वोल्ट। यानी यहां जो वोल्ट मीटर लगा है, दैट वोल्ट मीटर विल गिव यू द आंसर ऑफ 2 वोल्ट। ये आपको 2 वोल्ट रीडिंग देने वाला है। अब दूसरे पर भी लगा रखा, मान लीजिए 1 वोल्ट मीटर यहां लगा दिया V2। अब V2 की रीडिंग निकालनी है तो V2 की रीडिंग यहां लिखते हैं। V2 इज इक्वल टू I R2। I आपका कांस्टेंट है सभी के लिए, मैंने पहले भी बताया, दैट इज 2/10 और R2 आपका 20 है। नाउ इट विल कैंसिल, इट इज 4 वोल्ट। और इसी तरह V3 की वैल्यू निकालेंगे तो I R3 आ जाएगा 2/10 इंटू 30, इट इज 6 वोल्ट। अब देखिए हमारे पास यहां आ गया
4 वोल्ट, ये आपके पास आ जाएगा, यहां पर अगर एक और लगाएं तो 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस देखो 2 + 4 + 6 कितना बना 12। और यही तो फॉर्मूला हमने यूज किया था, V = V1 + V2 + V3। याद करो जब ये डेरिवेशन आई थी तो इस तरह से किया गया था। सो दिस इज अबाउट व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया जाए तो पैरेलल में लगाने पर क्या आंसर बनेगा देखते हैं। See, these are 3 resistances which are added in parallel or connected in parallel, you can say. Now the current will flow and that current may divide like this, 3 branches में चला जाएगा। तो हमें बताना है सर्किट में करंट कितना आएगा और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहां का ध्यान करो, यहां रेजिस्टेंस आपको बताया था 60 ओम। यहां का रेजिस्टेंस देखते हैं, that is 1/Rp, it is 1/10 + 1/20 + 1/30। रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लगता है ना, आपको याद होगा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ हमारे पास, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो वी कैन टेक एलसीएम ओवर हियर एंड एलसीएम इज 60, it is 6, it is 3, it is 2, that is 6 + 3 + 2, it is 11, 11/60, it is 1/Rp, therefore Rp जो बनेगा अपने पास that is 60/11 ohm। It is a total resistance and it is approximately 5 point something। अब देखिए यहां तो 60 ओम रेजिस्टेंस बना था, यहां 5 ओम रेजिस्टेंस बना, 5 point something जितना भी कैलकुलेट करने पर आएगा। इसका मीनिंग हुआ कि 10 था हमारे पास, मिनिमम रेजिस्टेंस वाज 10, ये वाला 10 से भी कम हो गया। और यहां मैक्सिमम 30 था, ये 30 से भी ज्यादा हो गया। तो सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट डिक्रीज हो जाता है। याद करिए इसमें अभी मैंने करंट सोल्व करके आपको बताया था 0.2 एम्पियर ओनली। अब यहां करंट देखना चाहेंगे कितना करंट आता है, और करंट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V = IR। V आपका कितना है 12, दैट इज I निकालना है, और R हमारे पास आया है 11/60, सॉरी 60/11। इसे रेसिप्रोकल के बाद की वैल्यू लेनी है 60/11। अब इसको इधर ले आइए तो I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 × 11 / 60, और 12 से इसे डिवाइड करिए, ये 60 आ जाएगा आपके पास 5 पर, ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर। अब देखो कहां तो 0.2 है और कहां ये 2 से भी ज्यादा हो गया। सो करंट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। अब करंट अगर इतना सारा इंक्रीज होता है, दैट इज व्हाई पैरेलल कॉम्बिनेशंस आर ऑलवेज फेवरेबल कॉम्बिनेशंस। दूसरा बच्चों को बता दें, इसमें बाई चांस एक में फॉल्ट आ जाए तो बाकी जो अप्लायंस है दे विल वर्क विदाउट एनी इंटरवल, वो लगातार काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब वो ये कहे कि पैरेलल में बताइए हमारे पास टोटल रिजल्ट करंट कितना फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करने के लिए क्या करना है हम लोगों ने, करंट के लिए फिर ये तो आपको बता दिया 2.2, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि पहले रेजिस्टेंस में कितना करंट गया, दूसरे में कितना गया, तीसरे में कितना गया, कोई ये पूछे तो फिर ओम्स लॉ लगा दो भाई 3 बार। तो V = IR1। अब V अब की बार कांस्टेंट है 12, तो ये 12 रह जाएगा। I1 अपने को फाइंड करना है, और R1 यानी पहला रेजिस्टेंस दैट इज 10 जाके डिवाइड करेगा तो I1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1.2 एम्पियर, एक करंट आएगा। ऐसे अगर अपने को I2 फाइंड करना हो तो V = I2R2, और I2 की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये 12 रखिए, ये I2 और ये 20 कर दीजिए, 20 इसके नीचे चला जाएगा और आप डिवाइड करेंगे तो I2 = 12 / 20। अब ये 6 आएगा, ये आपका 10 आ गया, तो ये 0.6। ठीक है, और ऐसे अगर हम I3 फाइंड करें, I3 अगर अपने को फाइंड करना हो तो I3 के लिए क्या कर देंगे, V = I3R3, तो V आपका वही 12 हो जाएगा, दैट इज I3, R3 की वैल्यू 30 है, और I3 आ जाएगा आपके पास 12 / 30। अब इसे डिवाइड करिए 3 से, ये आएगा 4, ये आएगा 10, इट इज 0.4 एम्पियर। अब करंट की 3 वैल्यूज आ गई, 0.4, 0.6 एंड 1.2, सभी को ऐड करेंगे तो सेम आपके पास कितना बन जाएगा 2.2। ऐसा ठीक है। सो ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया। इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा वाले की बात कर रहा हूं।
Now I'm going to take a little higher level. हालांकि वो मुश्किल नहीं है, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए वो बहुत इजी लगेगा, बट थोड़े से नॉर्मल बच्चों को टफ लगता है. फिगर्स में भी लिटिल कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं फिगर. एक फिगर है हमारे पास लाइक दिस. Now these are the resistances और यहां वैल्यू दी गई है. इट इज 2 ohm, इट इज 3 ohm, इट इज 4 ohm एंड इट इज 1 ohm. ये पॉइंट मान लीजिए A है और ये पॉइंट मान लीजिए B है. तो यहां पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. ये कैलकुलेट करना है अपने को. अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां कंफ्यूजन बच्चों को ये लगता है कि सर इनका क्या करें. अब इनको थोड़ा सा इसी डायग्राम को मैं चेंज कर दूं आपके लिए. नाउ व्हाट कैन यू सी, देखिए बड़ा मजेदार बन गया. दीज आर 3 इन पैरेलल, यस और नो. तो एक सेट बन गया हमारे पास ये वाला, एक सेट ये बन जाएगा. तो इस सेट की वैल्यू ले लें तो ये बन जाएगा 1/rp इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4. LCM is 12. Now it is 6 plus 4 plus 3. That is 13/12. कितना इजी हो गया. अब इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा. टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 13/12 प्लस 1/1 ले लीजिए. LCM is 12. It is 13 plus 12. It is 25 divided by 12 ohm. That is the answer. कैसा लगा? इजी, गुड. आई एम गोइंग टू टेक वन मोर शेप. एक शेप हमारे पास राइट ट्रायंगल की है लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. नाउ दीज आर द 3 रेजिस्टेंसेस और यहां वैल्यू दी गई है 3, 3 एंड 6. इट इज A एंड दिस एंड इज B. पूछा गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. A और B के बीच में बताइए कितना रेजिस्टेंस है. तो मजेदार है ये. अब देखो ध्यान से देखो, इसको अगर थोड़ा सा सीधा कर दे हम, हल्का सा ऐसे घुमा दे तो ये आपको दिखाई देगा. इसको सपोज करो बेटा R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं. तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज. तो देयरफॉर यहां से जो हमारे पास RS आ जाएगा दैट इज 3 प्लस 3 6 ohm. ये एक सीध में हो गए. लेकिन ध्यान करो यहां कॉमन पॉइंट, और आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि व्हेन 2 और मोर देन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, one point at common place and another at common place, that is parallel combination. ये तो है 1 to 1, जहां पहला खत्म हुआ वहां दूसरा आ रहा है. ये तो 1 to 1 हुए, लेकिन यही टोटल हमारे पास क्या आ गया है, that is parallel combination. तो इस parallel combination में आप इसे लेंगे that is equal to 6. We shall add it, that is RS is equal to 3 plus 3 is 6 ohm. अब ये आपका पैरेलल में आ गया है. अब पैरेलल में आ गया तो ये पहले वाला 6 और ये 6 पैरेलल में हो जाएंगे. सो 1/rp is equal to 1/6 plus 1/6. LCM is 6, तो आप इसे लेंगे 1 plus 1 that is 2/6 और it is 1/3. Therefore total resistance हमारे पास आ जाएगा it is 3 ohm. ठीक है. तो थोड़ा सा फिगर पर फोकस करना है, उसके बाद इतनी कोई बड़ी समस्या है ही नहीं. एंड लास्ट न्यूमेरिकल, ए कंप्यूटर रेटेड 500 वॉट ऑपरेट्स 5 आवर्स ए डे. एक कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर मान सकते हैं, आप कोई अनदर डिवाइस मान सकते हैं. उस डिवाइस की जो एफिशिएंसी अपने को दी गई है, इट इज लास्ट, ए कंप्यूटर रेटेड 500 वॉट, power is equal to 500 watt, or that can be written as 500 divided by 1000 kilowatt. किलोवाट में आ गया. It operates 6 hours a day. टाइम जो दिया गया है अपने को 6 hours दिया गया है. Therefore power into time यानी एनर्जी निकलाएगा पर डे. एक दिन की एनर्जी कितनी निकली,
अब पावर कितना है बेटा 500 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये 1/2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 कैंसिल होकर के kWh। एक दिन की पावर इतनी आ गई। और ये कहा गया है कि अगर ये 30 दिन तक ऑपरेट होता है और 4 रुपए की यूनिट की कॉस्ट हो तो बताओ कितना आएगा 30 डेज। अब डेज हमारे पास कितने हैं 30, देयरफॉर टोटल पावर कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड दैट इज 30 इंटू 3 यानी 90 kWh। और एक की कॉस्ट दी गई 4 रुपीज, so that is 90 multiplied by 4, that is rupees 360. It will be the total bill. ठीक है? So that's all about this video. I have tried to cover most of the types, but still practice will make you perfect. So do more and more practice, and if you have any confusion, please ask me. Once again, thank you very much for watching the complete video. And आपके comments का मुझे इंतजार रहेगा next time पहले वाले के कमेंट और आगे, क्योंकि पिछले कमेंट में एक बहुत सुंदर सी पोएम मिली थी मुझे, वॉल्फ इज क्रेजी। कोई मेरा स्टूडेंट है और उसने एक बहुत बढ़िया पोएम लिखी है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।